Hello students, so welcome to our channel Krishna Institute Tohana. So now we are discussing about our next topic. As in our last two topics in resource and development, फर्स्ट पार्ट में हमने जो डिस्कशन किया था वो हमने किया रिसोर्स के डेफिनेशन, उसकी कैटेगरीज। सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया रिसोर्स के कंजर्वेशन के रिगार्डिंग, उसके डिप्लेशन के रिगार्डिंग, वो सब बातें हमने की। नाउ इन थर्ड टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लैंड रिसोर्स। ओके, सो एज यू नो लैंड, ज़मीन, दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट फॉर ह्यूमन लाइफ। हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम रहते भी यहीं हैं, हमारा सारा एग्रीकल्चर यहीं होता है, एंड मोस्ट जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमें अर्थ से ही मिलते हैं। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन आवर लैंड रिसोर्स। सो सिंपली यू कैन सी दैट इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन। देखो जितना फॉरेस्ट है सारा का सारा लैंड पे ही होगा। ओके, बायो लाइफ टोटली आप देखो, चाहे ओशन है या ऊपर लैंड पे हम लोग ह्यूमन हैं, उस लाइफ को सपोर्ट करता है। एंड all those things which we need, yeah, especially you can say all the resources which can satisfy human needs, those are only depend on earth। वो सब क्या है, वो लैंड पे ही डिपेंड करते हैं। तो सिंपली यू कैन से most of the material, most of the resource found in land, found in earth. Okay, and if we talk about India, we can see in India we have 3.28 million square kilometer area। ये क्या है, इंडिया का एरिया है। सो वी हैव 7th रैंक इन टर्म ऑफ एरिया, 7वां रैंक हमारा आता है। एंड अकॉर्डिंग टू आवर रिपोर्ट्स 93% ऑफ लैंड वी हैव सर्वेड। हमने 93% जो ज़मीन है उसका सर्वे किया है, बट देर आर सम पार्ट लाइक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ चाइना के साथ हमारा कंट्रोवर्सी है, वहाँ हमारा सर्वे नहीं हुआ। तो इसीलिए 93% का कंप्लीट रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल रहता है। तो अभी अगर हम बात करें कंप्लीटली, तो इंडिया का जो लैंड रिसोर्सेज है उसका जो डिवाइड अगर मैं आपको बताऊं, तो आप देखो अराउंड 43% ये तो क्या है, प्लेन। 43% क्या है, प्लेन एरिया है। और आफ्टर दैट 30% क्या है, माउंटेन है। और बाकी जो 27% बचा वो क्या है, उसमें आ गया प्लेटोरिज्म। ओके, दिस इज प्लेटोरिज्म। तो ये क्या है, इंडिया का लैंड पैटर्न है, लैंड रिसोर्स हमारे पास इतना लैंड अवेलेबल है। अब अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं, या अगर मैं इसको एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग या लैंड की क्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको स्टडी करते हैं, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट लैंड यूज पैटर्न, अब इसमें दो फैक्टर हैं। फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर, वी आर डिस्कसिंग अबाउट लैंड यूज पैटर्न। हमने लैंड को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फिजिकल फैक्टर, और फिजिकल फैक्टर में अगर हम बात करेंगे तो उसमें हमारे पास आएगा टोपोग्राफी, and climate and soil. Okay, topography means the conditions or we can say variations on the area, यानी एक जगह पर किस तरह के वेरिएशन है, कहाँ ऊंचा है, कितना नीचा है। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग जो काउंट करते हैं, रग्ड माउंटेन है या स्टीप स्लोप्स हैं, ढलान है, पहाड़ हैं, ठीक है, वो सारी बातें इसमें हम लोग काउंट करते हैं। या कितना प्लेटू रीजन है, ऊंचाई कितना है, वो सब डिपेंड करता है। तो वो हम किस में स्टडी करते हैं, टोपोग्राफी। तो अगर रग्ड माउंटेन होगा या एकदम स्टीप स्लोप होगा तो ऐसे एरिया में एग्रीकल्चर की कंडीशन जो होती हैं वो फेवरेबल नहीं रहती। क्लाइमेट, एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट हो या एक्सट्रीम
कोल्ड क्लाइमेट और दीज क्लाइमेट्स आर ऑल्सो नॉट फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर, ये भी एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट नहीं है या लैंड यूज़ के लिए बेस्ट नहीं है, ठीक है। थर्ड आता है सोइल। अब सोइल क्या है, अगर सोइल का क्वालिटी बेटर है देन दैट एरिया विल गेट मच बेटर लिविंग कंडीशन, ठीक है। अगर कहीं ज़मीन अच्छी होगी, मिट्टी अच्छी होगी, एग्रीकल्चर होगा। तो सिंपली आप देखो कि किसी भी एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी जो डिपेंड करती है वो भी इन्हीं फैक्टर पे यूज़ करती है, एग्रीकल्चर जो डिपेंड करता है वो भी इन्हीं फैक्टर पे करता है, ठीक है। अगर ये फेवरेबल होंगे तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी, वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा क्योंकि लिविंग कंडीशन बेटर होएंगे। क्लियर। उसके बाद सेकेंड हम लेते हैं ह्यूमन फैक्टर्स। अब ह्यूमन फैक्टर में हम लोग क्या लेते हैं, ट्रेडिशन एंड कल्चर, एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, सो ट्रेडिशन एंड कल्चर, पॉपुलेशन डेंसिटी, और एक थर्ड आता है हमारे पास टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी। ओके, ट्रेडिशन एंड कल्चर, population density and technological capacity. These all factors also played a crucial role in land use pattern. यानी कि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए डिमांड ज़्यादा रहेगा, रहने के लिए लैंड का डिमांड ज़्यादा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग जो लैंड यूज़ का पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। ओके, एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ज़मीन ज़्यादा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है एग्रीकल्चर करने के लिए, हमारे पास ज़्यादा अच्छे हार्वेस्टर्स नहीं है, हमारे पास है जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है नहीं है, तो हम ज़्यादा लैंड पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। बट इफ़ वी हैव टेक्नोलॉजी, वी हैव एक्सकेवेटर एंड मैनी थिंग्स, देन वी कैन यूज़ दैट। ओके, एंड ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज ओवरऑल लैंड जो लैंड यूज़ करना है वो करना ह्यूमन नहीं है, तो उनके जो कल्चर होते हैं वो भी बहुत डिपेंड करते हैं। अभी अगर हम बात करें लैंड यूज़ का, तो लैंड यूज़ में अगर हम देखें, मैंने आपको बताया कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारे पास आता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि 1960-61 के आसपास जो हम यूज़ कर रहे थे, 45% जो एरिया है उसको हम लोग यूज़ कर रहे थे, ठीक है। समथिंग 45 अप्रोक्स है ये। अराउंड 2003 ये कितना आ गया, 43। इट मीन्स कुछ एरिया शिफ्ट हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर से अनदर एक्टिविटीज़ पे। अब अभी जैसे अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट क्या है, उस टाइम पे 18% था और 2003 तक वो 22% हो गया, तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट भी इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। हालांकि वो हमारे जो नेशनल पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग नहीं, बिकॉज फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट वी मस्ट हैव 33% फॉरेस्ट। हमारे पास जो टोटल लैंड है उसका 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, बट हमारे पास तो अभी 22% ही है, सो दैट इज़ नॉट इनफ, बट फिर भी कहीं ना कहीं ठीक है। ओके, और एक और बात, अगर हम बात करें लैंड यूज़ की, सो ऑल ओवर इंडिया, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि रिसोर्सेज का द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल इन इंडियन कॉन्टिनेंट, जो अपना इंडिया का एरिया है, इंडिया के पार्ट में न तो इंडस्ट्री का कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, न रिसोर्सेज का है, सेम यहाँ पे एग्रीकल्चर या लैंड यूज़ में भी कोई सेम या इक्वलिटी नहीं है, ठीक है। यू कैन से हरियाणा एंड पंजाब हैज़ more than 80% यूज़ फॉर एग्रीकल्चर। हरियाणा और पंजाब के पास एग्रीकल्चर अच्छा है, उनके पास इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हैं, सो वहाँ पे अराउंड 80% से ज़्यादा का एरिया ही एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। बट कंपेरेटिव टू हरियाणा पंजाब अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लाइक ऑल दीज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट एक्सेप्ट आसाम को अगर हम छोड़ दें
Mizoram and Nagaland and Arunachal Pradesh. So in these areas cultivation is very low. यहाँ पे cultivation बहुत कम है, अराउंड अरुणाचल प्रदेश में तो अराउंड 10% ही है, 10% से भी कम है बल्कि, ठीक है। तो आप देखो हरियाणा पंजाब 80% के आसपास ये उससे ज़्यादा लैंड ही कवर कर रहा है एग्रीकल्चर में, बट ऑन दी अदर हैंड अरुणाचल प्रदेश कितना 10% भी यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो शिफ्टिंग है लैंड यूज पैटर्न में वो आता रहता है। एंड देयर आर मैनी अदर एरियाज़ लाइक राजस्थान में एंड गुजरात में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो एरिड एरिया है, डिज़र्ट एरिया है, ठीक है, वो हम लोग एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं करते, दोज आर बैरन एरियाज़, ठीक है। देर आर मैनी लैंड डिग्रेडेड एरियाज़, कुछ ऐसे एरिया जो या तो वाटर इरोडेड हैं, फॉरेस्ट इरोडेड हैं, तो वो ऐसे एरियाज़ में भी यूज़ नहीं कर पाते हैं, ओके। सो देर इज़ अ गुड परसेंटेज वी कैन से, ओके, बिकॉज दैट लैंड हेयर वी कैनॉट पुट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। अब मान लो ये जो ज़मीनें हैं यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते, ओके। सो ये क्या बात है, अभी हमने किया लैंड रिसोर्सेज के बारे में। अभी अब देखें लैंड डिग्रेडेशन। लैंड मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड डिग्रेडेशन? Which land can be called as degraded? So simply land degradation is a process in which land become unfit for cultivation. ऐसी ज़मीन जहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते या वो ज़मीन जो खेती के लायक नहीं रहती, तो ऐसे एरिया को, ऐसी ज़मीन को हम लोग क्या बोलते हैं, या ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। एंड देर आर मैनी फैक्टर्स, स्पेशली ह्यूमन बीइंग या सिंपली द ग्रीडीनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। The greedy nature of human being is major factor for land degradation. ये मेन रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का, क्योंकि बिकॉज वी वांट फॉर मोर एंड मोर प्रॉफिट एंड फॉर आवर मोर एंड मोर प्रॉफिट द ग्रीडीनेस इंक्रीज एंड दिस ग्रीडीनेस लीड अस टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली। हम बिना सोचे समझे अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई पोल्यूशन इंक्रीज होता है या सॉइल के जो न्यूट्रिएंट है वो ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, लैंड डिग्रेडेशन को कहीं ना कहीं इंक्रीज करते हैं। अभी अपने इंडिया में अराउंड 130 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है दैट इज़ अंडर लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड क्या है, वो लैंड डिग्रेडेशन में आती है। अभी उसमें अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि अगर हम लें तो अराउंड 28% तो आता है फॉरेस्ट इरोडेड एरिया, 56% आता है वाटर इरोडेड एरिया, एंड रेस्ट मैनी अदर लाइक एरिड एंड many factors are also responsible. So there are two important reason, okay. So now which reasons are responsible for land degradation? Reasons, which reasons are mainly responsible for land degradation? And here first of all we will talk about mining, second over irrigation, third industrial dust, fourth overgrazing, and many other factors are also responsible, okay. So for like mining, over irrigation, industrial dust, overgrazing, and major one important also deforestation. Simply mining, how mining is responsible for land degradation? You can see in Jharkhand, in Odisha, Chhattisgarh, there are many reasons. And before when we found here mines and especially minerals like iron ore,
इस एरिया में पहले बहुत फॉरेस्ट था, बट ड्यू टू दीज मिनरल्स वी वांट टू एक्सकेवेट दोज मिनरल्स, हम वो निकालना चाहते थे, वी वांट टू एक्सप्लॉइट देम। तो हमने क्या किया, वहाँ पे जितना जंगल था वो ख़त्म कर दिया। जंगल कटेगा तो वहाँ से हम लोग क्या कर पाएंगे, माइनिंग कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई माइनिंग इज़ वन मेजर फैक्टर फॉर लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो वो क्या होता है, ज़मीन यूज़ में नहीं रहता, माइनिंग होता रहता है, वहाँ पे बहुत सारी डस्ट भी उड़ती है, तो आसपास की ज़मीन को वो अच्छा नहीं रहने देते। सेकेंड हम ले रहे हैं ओवर इरीगेशन। हरियाणा पंजाब में मेजर जो इशू आता है वो आता है ओवर इरीगेशन। ओके, यहाँ पे क्या है मेन प्रॉब्लम, ज़रूरत से ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं एंड उनको क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करेंगे, इरिगेशन करेंगे, देन दे कैन ईजिली गेट प्रॉफिट फ्रॉम द एग्रीकल्चर। सो ये ज़्यादा इरिगेशन की वजह से भी क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हिट होते हैं, जो सॉइल का क्वालिटी है, ठीक है, उसमें सैलिनिटी इंक्रीज़ होता है, तो वो क्या करता है वहाँ के लैंड को ख़राब करता है। थर्ड, इंडस्ट्रियल डस्ट। एज यू नो दैट इंडिया वांट टू इंक्रीज देयर industry, but there are many industries which use grinding material like cement industry. In cement industry the main component is gypsum, और जिप्सम को क्या करना पड़ता है, पीसना पड़ता है। तो वो जो ग्राइंडिंग के टाइम पे क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो थ्रू एयर आसपास के एरिया पे बैठ जाते हैं। सो व्हेन इट सेटल डाउन ऑन द नियर बाई फील्ड्स, सो दे डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स ऑफ दोज एरियाज, वो वहाँ के आसपास के एरिया के न्यूट्रिएंट्स को ख़राब करते हैं। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है लैंड डिग्रेडेशन के लिए, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग इज़ मेन प्रॉब्लम इन महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र या सिंपली वी कैन से इन द कोंकण एरिया। महाराष्ट्र में, गुजरात में ये जो एरिया है, इन एरिया एंड राजस्थान में भी है, इन एरियाज़ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि क्या करते हैं, ग्रेजिंग के लिए अपने एनिमल्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कराते हैं। सो कुछ घास तो जानवर खा लेते हैं, कुछ उनके पैरों की वजह से, खुरों की वजह से घास जो होती है वो हट जाती है, वो निकल जाती है। तो दैट्स वाई वहाँ का जो बाइंडिंग पावर है सॉइल का वो कम हो जाता है। सो इन द एयर और इन फ्लो ऑफ वाटर वो क्या होता है, इरोजन में आ जाता है, इस वजह से वहाँ की जो क्वालिटी है वो गिर जाती है। तो इसीलिए ओवर ग्रेजिंग इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लास्ट, डिफॉरेस्टेशन। रीज़न बहुत हैं, हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट 5 कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन ये तो मेजर रोल है, मेजर रीज़न क्या है, डिफॉरेस्टेशन। अब आपको होता है ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अगेन इफ़ यू वांट दैट जो न्यूट्रिशन है वो दोबारा मिले, या सॉइल का जो पार्टिकल्स हैं, जो पावर है, बाइंडिंग पावर है वो बनी रहे, तो इसके लिए फॉरेस्ट चाहिए, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन होगा तो वहाँ पेड़ नहीं रहेंगे, पानी का फ्लो भी तेज़ी से जाएगा, हवा का फ्लो भी तेज़ी से जाएगा, जो वहाँ की मिट्टी को क्या करेगा, या तो उड़ा देगा या बहा देगा या क्वालिटी गिराएगा। तो ये ऑल्सो भी क्या है, हमारे पास मेजर फैक्टर आता है डिफॉरेस्टेशन। क्लियर गाइज? सो दीज आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच क्रिएट लैंड डिग्रेडेशन, जो मिट्टी के क्वालिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, अभी हम बात करने वाले हैं हाँ द मेजर्स थ्रू विच कैन कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन, जिनसे हम लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं या जिसको हम कहें ख़त्म कर सकते हैं। सो मेजर्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। सो सिंपली अभी जो हमने प्रॉब्लम्स की हैं उन्हीं को ठीक कर देंगे। ओके, जैसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है, तो कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा, एफॉरेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर? सेकंड, ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग। हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेजिंग जो करानी पड़ेगी वो एक कंट्रोल तरीके से कराना पड़ेगा। थर्ड, क्रॉप रोटेशन। ओके,
So you can see, and one thing, construction of dams, so अभी मैंने फर्स्ट एफोरेस्टेशन, जितना ज़्यादा ट्रीज़ को हम लोग प्लांट करेंगे, जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, उतना ही जो सोइल के पावर है या उसकी जो बाइंडिंग पावर है वो इंक्रीज़ होगा। ओके, सो देन इट विल बी डिफ़िकल्ट, क्या होगा कि वहाँ से मिट्टी का उड़ना या जो बहना है वो कहीं ना कहीं कम होगा। ओके, सो दैट विल इंक्रीज द फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, सेकेंड हम लेते हैं कंट्रोल ग्रेजिंग। हाउ कैन वी कंट्रोल ग्रेजिंग? वी हैव टू अवेयर दोज पर्सनस, जो लोग ग्रेजिंग के लिए एनिमल लाते हैं उनको कहीं ना कहीं अवेयर करेंगे। एंड वी हैव टू ग्रो मोर फॉडर क्रॉप्स, जो चारे वाली फसलें हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा ताकि उनको चारा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। एंड वी शुड अवेयर दैट दे शुडंट बी यूज सेम प्लेस अगेन एंड अगेन, एक ही जगह बार बार यूज़ नहीं करें, वो एक जगह से दूसरे पेस्टर लैंड पे टाइम टू टाइम मूव करते रहें, अभी यहाँ है तो कुछ दिन दूसरी जगह जाएं फिर। सो इससे क्या होगा कि लैंड को अगेन अपने रिप्रोडक्शन के लिए या अगेन उस एरिया को ग्रास के लिए टाइम मिलेगा और कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन कम होगा। एंड एक हम लेते हैं क्रॉप रोटेशन। इफ़ वी यूज़ सेम क्रॉप ऑन सेम लैंड अगेन एंड अगेन, सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ न्यूट्रिएंट लॉस। ये भी क्या, अगर एक ही फसल एक ही जगह बार बार लगती रहेगी, वो भी क्या करेगा, वहाँ की क्वालिटी गिराएगा, न्यूट्रिशन गिराएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार चेंज करते रहना पड़ेगा क्रॉप्स को। ठीक है, तो क्रॉप मिक्सिंग अपने को करना पड़ेगा, रोटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि कुछ जगहों पे स्पेशली जो पल्सेस होती हैं, वो पल्सेस अगर हम बीच बीच में यूज़ करेंगे तो लेग्यूमिनस जो क्रॉप्स होती हैं जिनकी जड़ों में गांठें होती है, लेग्यूमिनस क्रॉप्स इनको हम बोलते हैं। सो वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, तो इससे क्या होता है, मिट्टी की जो न्यूट्रिशन है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, सो दिस काइंड ऑफ मेथड वी कैन यूज़। लास्ट, कंस्ट्रक्शन डैम इन द टाइम ऑफ रेनफॉल, इन द टाइम ऑफ मानसून का टाइम है, बारिश के टाइम पे रिवर्स में वाटर ज़्यादा रहता है, फ्लो ज़्यादा रहता है। सो दैट्स वाई वो क्या करते हैं, इरोजन ज़्यादा रहता है, यानी कि आसपास के जो एरिया में फ्लोइंग ज़्यादा होने की वजह से इरोजन ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे टू कंट्रोल द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर के वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस विल ऑल्सो हेल्प इन द कंट्रोलिंग ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। सो आई होप गाइज यू understand all these things, like we had discussed about land resource, land use pattern, and factor affecting land and land degradation, reasons and measures to control। ये सभी अलग अलग क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इसीलिए आएगा, हाउ कैन वी कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। आपको हो सकता है 3 मार्क्स में आए, ओके 5 मार्क्स में आए, या सिंपली 1 पॉइंट दे कैन आस्क। एंड what are the reason behind land degradation। so आपको क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आने वाले हैं, you just try to understand all these things in the answer manner। okay, always give your answer in point manner, that is the best way to express your answer। okay, so हमारा नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें हम करेंगे soil। okay, all kind of soil, those are in your chapter। okay, thank you guys।